तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे सर ये तो चैप्टर 7 में था, आप चैप्टर 6 काहे लिख दिए। अरे भाई पुरानी वाली बुक में चैप्टर 7 में था, लेकिन नई वाली बुक में ये चैप्टर 6 में हो गया है। ठीक है, तो आइए एक एक चीज लेते हैं और कंसेप्ट के साथ हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। और प्यारे बच्चों इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर उन सभी को हम खत्म कर चुके हैं। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के चारों अध्याय हमने समाप्त कर दिए हैं। बायोलॉजी का ये दूसरा अध्याय हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पहले अध्याय जो जैव प्रक्रम है उसको भी हम खत्म कर चुके हैं। लिंक जो है ना प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो भाई आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नंबर है हमारा 85 81 80 29 29 प्यारे बच्चों। इसमें आप कहेंगे क्या जा करके कि पंकज सर का कोर्स लेना है, तो वहां पे रिप्लाई आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये नंबर है। तो अब इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, एकदम शानदार तरीके से हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें मजा नहीं आता है। मजा कब नहीं आएगा, जब आपको समझ में नहीं आएगा तब। तो समझना है, समझ में आने लगेगा ना तो मजा तो आएगा ही आएगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना क्या है, उद्दीपन के बारे में। उद्दीपन को समझ जाएंगे तो अनुक्रिया भी हम समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। इन दोनों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आइए हम समझ लेते हैं। देखिए उद्दीपन हम कहते किसे हैं प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिखा कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। पर्यावरण में चेंजिंग को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन के प्रति हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे लिख लो कि जिसके अनुरूप क्या करता है, सजीव अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण में चेंज हो गया यानी पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन और उसके अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। उदाहरण जैसे कि ठंड आ गया, तो ठंड में हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं, ठंड क्या है, एक उद्दीपन है प्यारे बच्चों। ये पर्यावरण में चेंज है, क्योंकि पर्यावरण में चेंज को ही हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ठंड हो गया, ये पर्यावरण में चेंज हो गया। जैसे ही ठंडी आया तो हम लोग क्या करते हैं, जैकेट का व्यवस्था कर लेते हैं, चलो जैकेट चढ़ा लेते हैं या फिर हीटर लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो हमने क्या किया कि उद्दीपन के प्रति हमने क्या किया, कोई ना कोई एक्शन लिया, यानी कोई ना सजीव जो होंगे वो कोई ना कोई अनुक्रिया करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके ये बात आपने समझ में आया है। जैसे गर्मी आ गया, चलो पंखा उंखा लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, है ना। तो पर्यावरण में चेंज हुआ, पर्यावरण में चेंज यानी उद्दीपन। तो उद्दीपन के प्रति हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। जैसे पर्यावरण में चेंज हुआ, जैसे गर्मी आई तो हम लोग क्या किए, कोई ना कोई एक्शन लिए, पंखा लगा लिए, एसी लगा लिए। ऐसा करते हैं ना, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आइए इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के उद्दीपन के उदाहरण हम समझ लेते हैं। जैसे कि प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, ठंडा हो गया, ध्वनि हो गया, सुगंध हो गया, स्पर्श हो गया, ये सब क्या है, उद्दीपन है। ये सब पर्यावरण में चेंज का उदाहरण है प्यारे बच्चों, है ना। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन का ये सब उदाहरण है। ये आपने समझा, नहीं समझ में आई। आइए प्यारे बच्चों हम अब इस उद्दीपन और अनुक्रिया को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी मदद से हम समझेंगे प्यारे बच्चों। एक तरफ क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे देख सकते हैं उद्दीपन, और एक तरफ क्या है प्यारे बच्चों, अनुक्रिया। प्यारे बच्चों यहां पे देखो कि जैसे कि कुत्ता है और कुत्ता को देखते ही बिल्ली क्या है, भागने लगी, यानी बिल्ली दौड़ने लगी। तो अगर मैं आपसे, कोई भी आपसे पूछे कि भाई कुत्ता को देख करके बिल्ली भागने लगी, तो यहां बताओ कि कुत्ता क्या है और बिल्ली क्या है, कौन अनुक्रिया है, कौन उद्दीपन है प्यारे बच्चों। तो ये जो हमारे पास है कुत्ता क्या है प्यारे बच्चों, ये उद्दीपन है। और इसको देख करके बिल्ली तुरंत एक्शन लिया, तुरंत अनुक्रिया किया, यानी बिल्ली दौड़ने लगी। तो बिल्ली का दौड़ना क्या हुआ प्यारे बच्चों, अनुक्रिया हुई, है ना। क्या हुई, अनुक्रिया हुई। और कुत्ता जो था बेटा ये क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। नहीं समझ में आई, आइए समझते हैं एक और से। यहां पे देखो प्यारे बच्चों, गर्म लोहा है, यानी किसी गर्म चीज को छूते ही हाथ का हट जाना, यानी तुरंत एक्शन लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे देखिए जैसे गर्म लोहा, तो ये क्या है, एक उद्दीपन है प्यारे बच्चों। ये पर्यावरण में चेंजिंग का ये उदाहरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पर्यावरण में हो रहे ये सब देखो, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन का ही ये सब उदाहरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे कि गर्म लोहा मैंने लिया, जैसे ही गर्म लोहा होता है, हाथ जैसे ही सटा पीछे आ जाता है,
आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो भाई उद्दीपन के प्रति इधर हम क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर, यानी हाथ का हट जाना, ये सब क्या है, अनुक्रिया है, कोई ना कोई एक्शन है प्यारे बच्चों। तो आपने समझ लिया कि अनुक्रिया क्या है, उद्दीपन क्या है। जैसे कि श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना प्यारे बच्चों। मैंने आपको आवाज दिया, मैंने आपको कहा, श्रवण यानी सुनना। चलो मैं जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, या फिर कहते लाइक करो, तो लाइक करो। यहां पे हमने क्या किया, श्रवण यानी हमने आपको आवाज दिया, तो यहां पे आपने सुना। तो सुनना क्या है प्यारे बच्चों, ये उद्दीपन है। सुनना क्या है, ये कान से सुने ना, तो सुनना क्या है, उद्दीपन है। आज सुनने के बाद आपने एक्शन लिया कि हमें लाइक करना है कि नहीं करना है। आपका मन है मारेंगे, एक चाट खिंचिए लेंगे, है ना, गाले लाल कर देंगे, हम क्या लाइक करेंगे, ऐसे बोल दिया, तो तुमने कोई ना कोई एक्शन लिया, तो वो हुआ अनुक्रिया, है ना। और ये जो आपने सुना, हमने कोई चीज बोला और आपने सुना, वो सुनना क्या हुआ प्यारे बच्चों, उद्दीपन हुआ। क्लियर? तो हमने आपको कहा कि भाई आप कमेंट कर दो, लाइक कर दो, तो आपने कान से सुना और सुनने के बाद कहा ठीक है चलो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लाइक कर देते हैं। मतलब आपने कहा कि हम चलिए सर जी हम लाइक कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। तो आपने देखा, कंफर्म किया आंख से देख करके कि हाँ मैंने लाइक कर दिया, कंफर्म किया, है ना। तो वो सब क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ। ठीक है, सुनना आपका उद्दीपन हुआ और आपने एक्शन लिया, जो लाइक किया वो आपका क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ प्यारे बच्चों। जैसे कि ठंड आ गया, अब ठंड में कोई ना कोई आपने एक्शन लिया, है ना, या ठंड में ठंड लगा आपको, फिर आपका एक्शन कपकपाने लगे, है ना, तो वो अनुक्रिया हुआ। या फिर ठंड आया तो आपने हीटर लगा लिया, कोई ना कोई काम किया, उसके प्रति एक्शन लिया, तो वो अनुक्रिया हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों उद्दीपन और अनुक्रिया में? कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ प्यारे बच्चों। तो आपने समझा कि उद्दीपन किसे कहते हैं, तो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, और उसके प्रति हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, यानी कोई ना कोई एक्शन लेते हैं प्यारे बच्चों। आपने ये समझा। चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम समझेंगे प्यारे बच्चों जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। जंतुओं में हम समझेंगे, पौधों में भी समझेंगे। वैसे पौधों में प्यारे बच्चों नियंत्रण नहीं होता है, सिर्फ उसमें समन्वय होता है। ठीक है, तो चलिए हम जंतुओं में समझते हैं प्यारे बच्चों कैसे होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि ये दो टाइप, जैसे कि तंत्रिका तंत्र हो गया और बी में अंतःस्रावी तंत्र हो गया। इन दोनों के बारे में हम समझेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र के बारे में। यह क्या कहता है, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहता है यहाँ पे देख लो कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और उससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है इसमें प्यारे बच्चों। मस्तिष्क और मेरुरज्जु प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिए कुछ चीजें। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं पीला कलर का कुछ भाग आपको नजर आए कि यहाँ पीला कलर का है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक पीला कलर का है। ये क्या है समझो प्यारे बच्चों। तो आपको पता चलेगा जो पीला कलर के आप देख रहे हैं वो मस्तिष्क है। क्या है प्यारे बच्चों, मस्तिष्क है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच उंगली नुमा संरचना या कह लो रस्सी नुमा संरचना, कहना बेलनाकार गोल होना चाहिए। ठीक है, उंगली गोले ना है कि नहीं। और रस्सी, जो रस्सी देखे हैं ना दुकान पे बिकता है, वो गोले होता है, बेलनेकार होता है। तो आप बेलनाकार कहो या उंगली नुमा संरचना कहो, है ना, या फिर रस्सी नुमा, तो ज्यादा बेहतर है बेलनाकार। तो रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच बेलनाकार संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं प्यारे बच्चों। आपने समझा। तो यहां पे गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों कि मस्तिष्क और ये जो हमारे पास मेरुरज्जु है ये क्या है, ये बीचों बीच है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये जो पीला पीला जो आप देख रहे हैं, नीला पीला नहीं, नीला जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास परिधीय तंत्रिका तंत्र है, मतलब साइड में, इसलिए इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने समझा। तो हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में हम डिटेल से समझेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, तो आपने इसको समझ लिया प्यारे बच्चों। आइए हम क्या करते हैं, अगला टॉपिक हम समझते हैं। कौन फोन कर दिया, एगो लड़का फोन कर दिया है, बात करना पड़ेगा, नहीं बाद में बात कर लेंगे, छोड़ो। यहां पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन।
प्यारे बच्चों न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन भी कहते हैं, इंग्लिश में कह लो कोई दिक्कत नहीं है। तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन क्या कहता है कि यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये समझो प्यारे बच्चों कि संरचनात्मक का मतलब क्या होता है और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक टॉपिक क्या है, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र की, कहने का मतलब जो प्यारे बच्चों ये जो आप देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो तंत्रिका तंत्र है ना वो तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका ही इसमें क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ कहता है कि रचनात्मक यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब ही होता है कि उससे मिलकर के बना है, और क्रियात्मक का मतलब है कि वही उसमें कार्य करता है। प्यारे बच्चों ये आपने क्लियर कर लिया? हाँ भाई क्लियर कर लिया। यहाँ पे कुछ दिया गया है कि पर्यावरण से सभी सूचना तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है कैसे। अच्छा, पर्यावरण से जो भी सूचना होती है प्यारे बच्चों तो तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती कैसे है। प्यारे बच्चों आपके मन में ये सवाल आएगा, कैसे पहुंचती है ना। तो कैसे पहुंचती है प्यारे बच्चों, तो ज्ञान इंद्रियां के द्वारा पहुंचती है। अब आप कहोगे सर ज्ञान इंद्रियां कौन है? अरे भाई आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ज्ञान इंद्रियां ही तो है। क्या है? ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। तो आप कहेंगे सर ज्ञान इंद्रियां से सूचना कैसे जाती है, तो ज्ञान इंद्रियां में क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के ग्राही पाए जाते हैं, उसकी मदद से चला जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। ज्ञान इंद्रियां द्वारा, तो ज्ञान इंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ग्राही कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र की, किसकी, तंत्रिका तंत्र की विशिष्टकृत सिरे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ग्राही कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 ज्ञान इंद्रियां है, कौन कौन है, आंख है, कान है, जीभ है, नाक है, त्वचा है। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ज्ञान इंद्रियां हैं। और इन सभी ज्ञान इंद्रियों में क्या पाया जाता है, ग्राही पाया जाता है, जिसकी मदद से सूचना यानी आवेग को भेजा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके यहां पे सुनिए, जैसे कि आंख में कौन सा ग्राही पाया जाता है, प्रकाश ग्राही। ऑब्जेक्टिव में क्लियर करना प्यारे बच्चों, आपसे मैं पूछूंगा कि आंख में कौन सा ग्राही पाया जाता है, तो आप कहना सर प्रकाश ग्राही पाया जाता है, ठीक है। जो क्या करता है प्यारे बच्चों, दृष्टि के लिए यानी देखने के लिए मददगार होता है, ठीक है। कान में क्या होता है प्यारे बच्चों, श्रवण ग्राही होता है। क्या होता है, श्रवण। श्रवण का मतलब ही होता है सुनना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कान में कौन सा ग्राही होता है, श्रवण ग्राही होता है, जो सुनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जीभ में कौन सा ग्राही होता है प्यारे बच्चों, तो जीभ में होता है रस संवेदी ग्राही होता है, जो स्वाद के लिए यानी स्वाद का पता लगाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नाक में होता है घ्राण ग्राही। नाक, ये देखो ये जो ग्राही है नाक वाला थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। नाक में कौन सा ग्राही पाया जाता है, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों घ्राण ग्राही पाया जाता है। कौन सा ग्राही, घ्राण ग्राही पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, सूंघने के लिए यूज होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा त्वचा में क्या होता है, त्वचा में होता है स्पर्श ग्राही। त्वचा में कौन सी ग्राही पाया जाता है, स्पर्श ग्राही पाया जाता है, जो ऊष्मा को महसूस करने के लिए होता है, ठीक है, गर्मी को महसूस करने के लिए होता है त्वचा। यही ये सब त्वचा ना है, ठीक है। तो ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं, ये जो हमारे पास देख रहे हैं ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का चित्र है। इसको हम समझेंगे प्यारे बच्चों। ये हमारे पास क्या है, द्रुमिका है। द्रुमिका जो होता है ये जो आप देख रहे हैं पीला कलर का, ये कोशिका काय है। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना को ही हम क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। और ये द्रुमिका क्या करता है, वातावरण में पूरे हमारे बॉडी में जो है ना इसका जाल बिछा होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी तंत्रिका कोशिका का पूरे बॉडी में क्या होता है, जाल बिछा होता है। ये सब क्या करता है, सूचना को भेजता रहता है, सूचना को विद्युत आवेग के रूप में भेजता रहता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये द्रुमिका क्या करता है, वातावरण से क्या करता है, सूचना को लेता है, ठीक है। और सूचना कहाँ भेज देता है, तो कोशिका काय के पास भेज देता है। किसके पास भेज देता है, कोशिका काय, यानी ये जो आप देख रहे हैं पीला कलर का, ठीक है, कोशिका काय को भेज देता है। और ये कोशिका काय क्या करता है, यहाँ से विद्युत आवेग के रूप में कोई भी सूचना हो, कोई भी सूचना हम लेते हैं तो वो सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलता है, इस बात को ध्यान रखना। तो विद्युत आवेग के रूप में क्या करता है, कोशिका काय तंत्रिकाक्ष को दे देता है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये तंत्रिकाक्ष है, ठीक है।
अब तंत्रिकाक्ष क्या करता है, तंत्रिकाक्ष क्या करता है, दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका को दे देता है। ऐसा एक और आगे हम समझाते हैं आपको, यहां पे समझो प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले द्रुमिका को समझते, क्या है द्रुमिका। द्रुमिका किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो कोशिका काय से निकलने वाली, देखो ये कोशिका का पीला कलर का, ठीक है, तो कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं, जो सूचना प्राप्त करता है। ये क्या करता है, उद्दीपन से सूचना प्राप्त करता है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सूचना प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कोशिका काय के बारे में। कोशिका काय क्या करता है, तो प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। कहने का मतलब कोशिका काय जो होता है, ये जो द्रुमिका सूचना प्राप्त किया, सूचना प्राप्त करने के बाद ये कोशिका काय को दिया, तो कोशिका काय क्या किया कि प्राप्त की गई जो सूचना, यानी जो सूचना इसने प्राप्त किया उसे क्या किया, विद्युत आवेग के रूप में तंत्रिकाक्ष को दे दिया। क्या दे दिया, तंत्रिकाक्ष को दे दिया। अब तंत्रिकाक्ष क्या किया, तंत्रिकाक्ष को हेक्सॉन भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तंत्रिकाक्ष को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो हेक्सॉन भी बोलते हैं। ओके, तो यहां तंत्रिकाक्ष ने क्या किया, यह सूचना को विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचा देती है। कहने का मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भी न्यूरॉन का चित्र है, यानी कोशिका कोशिका कह रहे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास इसका न्यूरॉन का चित्र है, ये भी हमारे पास क्या है, न्यूरॉन का चित्र है। क्या है, यह भी न्यूरॉन का चित्र है प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं क्या कहता है कि यह सूचना को विद्युत आवेग को कोशिका काय से, ये देखो कोशिका काय से, यानी ये जो आप देख रहे हैं कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाती है। दूसरी न्यूरॉन, यानी ये जो आप देख रहे हैं दूसरा न्यूरॉन का ये चित्र है प्यारे बच्चों, तो दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचाता है। कहने का मतलब ये इसकी द्रुमिका को दे देता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसी संरचना तो पूरा फैला हुआ है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सूचना प्राप्त करके दूसरे को भी दे देता है, फिर ये करेगा क्या, अगले को देगा। इस तरीके से सूचना पहुंचती है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, और कुछ नहीं ना बचा, है ना। तो चलिए ये आपने समझ लिया ना, तंत्रिका कोशिका के बारे में आपने समझ लिया, यानी न्यूरॉन के बारे में समझ लिया, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों, आप जो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास दो न्यूरॉन है ना। इनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ खाली स्थान प्यारे बच्चे रहता है ना। और खाली स्थान को क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यहाँ देखो अंतर्ग्रंथन यानी सिनेप्स के बारे में यहाँ पे देखिए, जान लीजिए क्या है प्यारे बच्चों, अंतर्ग्रंथन यानी सिनेप्स के बारे में आप जान लीजिए। कहता क्या है कि यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका, यह तंत्रिका के क्या कहता है, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका को मध्य का रिक्त स्थान है। क्या है, मध्य का रिक्त स्थान। कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये तंत्रिका कोशिका, ये भी तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन, और ये भी न्यूरॉन प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ गैप होता है। इसी गैप को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सिनेप्स कहते हैं, यानी अंतर्ग्रंथन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, यानी अंतर्ग्रंथन कहते हैं। अब यहाँ कहता है क्या, यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे यह आवेग संचरित हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने इसको क्लियर कर लिया। सिनेप्स किसे कहते हैं, यानी अंतर्ग्रंथन किसे कहते हैं, तो यह तंत्रिका के अंतिम सिरे, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका, यानी ये अगली तंत्रिका कोशिका की ये सब क्या है, ये द्रुमिका है। द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सिनेप्स कहते हैं, यानी अंतर्ग्रंथन कहते हैं। तो आपने ये समझ लिया, तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, यानी अंतर्ग्रंथन कहते हैं। उसी चीज को प्यारे बच्चों ये बड़े साइज में बताया गया, इसी चीज को क्या किया है, बड़े साइज में बताया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल सेल है। क्या ये नॉर्मल सेल है, यानी नॉर्मल कोशिका है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या है, तंत्रिका कोशिका का ये जाल हमारे पास इस पे चिपका हुआ है, ठीक है। ये सूचना प्राप्त करके हमें क्या करता है, नॉर्मल सेल को दे देता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और इसी चीज को ये बड़ा साइज करके दर्शाया गया है। ओके, क्लियर ना, हाँ भाई क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे क्या कहता है, तंत्रिका कोशिकाओं के 3 प्रकार होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के 3 प्रकार, पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, और तीसरा संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं हैं प्यारे बच्चों। अब संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या कहते हैं, ये आवेग को
यानी जो हमारी सूचना होता है वो विद्युत आवेग के रूप में चलती रहती है। तो ये आवेग को यानी सूचना को संवेदी ग्राही अंगों, संवेदी अंग आप जानते हैं ना, आँख कान नाक ये सब संवेदी अंग है, ठीक है। तो संवेदी अंग त्वचा हो गया ये सब, ठीक है। तो संवेदी अंग यानी संवेदी अंग से मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है प्यारे बच्चों, वो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है प्यारे बच्चों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो समझो, देखो ये जो हमारे पास बीचों बीच है ये मस्तिष्क है, और इस बीच में क्या है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो उंगली नुमा संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु। ये सब क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारे पास मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, ठीक है। अब बाकी ये जो आप देख रहे हैं साइड में वो सब परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जो पीला कलर नीला कलर का देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। अब हम आगे आपको समझाते हैं, क्या समझाएंगे प्यारे बच्चों, यही तो समझा रहे थे। तो कहता क्या है कि ये आवेग को यानी सूचना को संवेदी ग्राही अंगों, संवेदी अंग मतलब वही ब्रैकेट में लगा दिया है, तो संवेदी ग्राही अंगों से मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपने बता दिया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तक पहुंचाई जाती है प्यारे बच्चों सूचना को। ये आपने समझ लिया, यानी संवेदी तंत्रिका कोशिका यही करता है। दूसरा क्या कहता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो कहता है कि आवेग को यानी सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कहने का मतलब वो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावकर्ताओं को मांसपेशियों एवं ग्रंथियों, प्रभावकर्ता यानी मांसपेशियां एवं ग्रंथियां हुआ, ठीक है, तक ले जाती है, मांसपेशियां एवं ग्रंथियों तक क्या करती है, ले जाती है। उसके बाद क्या करता है, संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करते हैं, संयोजी तंत्रिका तंत्र क्या करते हैं कि मस्तिष्क में स्थित होती है। ये संयोजी तंत्रिका तंत्र कहाँ स्थित होते हैं, मस्तिष्क में स्थित होती है, जो संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ती है प्यारे बच्चों, क्या करती है, जोड़ती है। ओके, तो आपने ये समझ लिया। आपको कोई भी पूछे कि संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या काम है, तो आप कहना कि ये मस्तिष्क में तो उपस्थित होती है, लेकिन ये क्या करता है, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिका को क्या करती है, जोड़ती है प्यारे बच्चों। आपने क्लियर किया, हाँ भाई क्लियर कर लिया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम समझेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया, ओके, और प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया ही है नीचे, क्या प्रतिवर्ती चाप नहीं है, अच्छा इसी को समझ लेते, उसके बाद प्रतिवर्ती चाप को समझेंगे, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या कहता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन आप समझ रहे पर्यावरण में चेंजिंग, ठीक है, तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी उद्दीपन के प्रति, मतलब कि वातावरण में चेंज होता है उसके प्रति अचानक क्रिया करना, जिसमें मस्तिष्क का कंट्रोल ना हो। अचानक आपका ध्यान कहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा चीज हो जाता है तो आपका बॉडी ही काम कर लेता है, शरीर का अंग ही काम कर लेता है। जैसे कि गर्म पद ऐसे ऐसे चल रहा है, कोई लोहा सटा दे फट से पीछे आ जाएगा, ऐसे जा रहा है जैसे जा रहा है, कोई गर्म लोहा सटा दे फटाक से हाथ पीछे आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, फटाक से हाथ क्या होगा, पीछे आ जाएगा। वो सूचना मस्तिष्क तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो सटा है और सूचना मस्तिष्क को भेज देगा, फिर मस्तिष्क सोचेगा इतना में तो फिर हाथ तो जल ही जाएगा, है ना। तो अचानक क्रिया की गई अनुक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख दिया कि किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया, इसमें ग्रंथि स्राव या पेशीय गति होती है, और यह क्रिया मानसिक क्या है, मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है। दोनों को समझिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये तो ये आपने समझ लिया कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, कि तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्रंथीय स्राव भी होता है और पेशीय गति भी होता है, दोनों होता है प्यारे बच्चों। दोनों को उदाहरण लेकर के हम समझेंगे। तो आपने ये समझ लिया प्रतिवर्ती क्रिया, इसके उदाहरण हम लेते हैं प्यारे बच्चों, आइए। या फिर यहाँ पे जैसे आंख से आंसू आ जाना, है ना, ये भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। जैसे आंख में धूल गया तो क्या है, ऑटोमेटिक आंसू आ जाएगा, आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठंड खूब लग जाएगा तो कपाने करने लगोगे, है ना, तो वो सब मस्तिष्क कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया, ओके। तो आइए अब हम समझते हैं ग्रंथीय स्राव और पेशीय गति को समझते हैं। आइए
प्यारे बच्चों इसके मदद से हम समझते हैं। ग्रंथीय स्राव या पेशीय गति के उदाहरण को हम समझ लेते हैं। ये सारे के सारे कौन सी क्रिया है, जो भी है ग्रंथीय स्राव और पेशीय गति कौन सी क्रिया है, तो याद रखना प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, क्या प्रतिवर्ती क्रिया है, उसी के ये दो भाग है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि गर्म बर्तन हो गया या गर्म पदार्थ कुछ भी हो गया, ठीक है, तो गर्म बर्तन ये वातावरण में हो गया चेंज, है ना, यानी ये हो गया प्यारे बच्चों क्या, उद्दीपन हो गया। क्या हो गया, ये सारे के सारे उद्दीपन हो गया, है ना। तो गर्म पदार्थ को जब हम हाथ टच करते हैं या हाथ गलती से टच हो जाता है तो अचानक पीछे हो जाता है, तो ये तेज यानी अचानक की गई अनुक्रिया हुई, है ना, तो अचानक पीछे आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होता है, पीछे आ जाता है। तो ये कौन सी क्रिया हुई, तो प्रतिवर्ती क्रिया हुआ है, किसी पदार्थ को छूते ही हाथ का पीछे हट जाना। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। लेकिन इसमें ये कौन सी गति है, तो पेशीय गति है। कौन सी गति है, पेशीय गति। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि उसमें आपका हाथ पीछे आया, ये पेशीय गति है। अब जैसे वातावरण में धूलकण है, क्या है, धूलकण है, यानी एक ये उद्दीपन है। तो अगर धूल आपके आंखों में आ जाता है, धूल आपके आंखों में आ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका ये आंसू गिरने लगता है। क्या होता है, आंसू गिरने लगता है। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रंथीय स्राव कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रंथीय स्राव कहते हैं। वो तो पेशीय गति था, हाथ को पीछे आ जाना, लेकिन ये क्या है, ग्रंथीय स्राव है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, जैसे ही ठंड आया, ठंड आया, क्या हुआ, ठंड आया। अब ठंड आने पर आपने क्या किया, कांपना शुरू कर दिया, हू करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ठंड आया और ठंड ज़्यादा लग गया तो आप कांपना शुरू कर दिए। तो ये क्या है, पेशीय गति है। इसमें क्या है, आपकी बॉडी हिल रहे हैं, इसमें क्या है, आपके बॉडी हिल रहे हैं, है ना, क्या है, इसमें भी बॉडी हिल रहा था, इसमें भी आपका बॉडी हिल रहा था ना। तो ये सब पेशीय गति हो गए। अब जैसे देख लो, गर्मी आया, है ना, गर्मी आया, आई मोहतरमा जिम कर रही है ना। गर्मी के मौसम में इनका तोंड उंड थोड़ा सा बाहर आ गया था, शादी वदी इनको करना था। ठीक है, तो अगुआ अगुआ जो होता है ना, वो सब रिजेक्ट करके चले जाते थे, जिम उम करके तोंड को हटाया, देखता कितना अच्छा बॉडी वॉडी बना रहे, आप लड़का तो पसंद करिए लेगा, है ना। तो गर्मी आया और गर्मी में अचानक पसीना आना प्यारे बच्चों, क्या गर्मी ज़्यादा होगा तो पसीना आएगा। तो पसीना जो आता है ये सब क्या है, ग्रंथीय स्राव है। क्या है, ये ग्रंथीय स्राव है। और ये सारे के सारे कौन सी क्रिया है, तो प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, और प्रतिवर्ती क्रिया में भी आपको समझाना है कि कौन पेशीय गति है और कौन ग्रंथीय स्राव है। ये दोनों को आपने समझ लिया। पेशीय गति में आपका बॉडी हिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी देखो, हाथ का पीछे जाना, बॉडी हिल रहा है। ठीक है, जैसे ही ठंडा लगेगा तो कांपना, बॉडी हिलेगा, तो ये पेशीय गति है। लेकिन इस समय ग्रंथीय स्राव, इसमें बॉडी नहीं हिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आंसू आ जाना, फिर पसीना आना ऑटोमेटिक, है ना। तो ये सब क्या हुआ, ग्रंथीय स्राव हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत समझ में आ रही है ना, तो लाइक करते चलना। तू लोग तो लाइक नहीं करता है ना। कोई दिक्कत नहीं, ना करेगा तैयो चलेगा, पढ़ने से मतलब पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाली समझ लो। प्रतिवर्ती चाप को समझते हैं, जैसे हम प्रतिवर्ती क्रिया समझे ना, उसी प्रकार बस प्रतिवर्ती चाप वैसा ही है प्यारे बच्चों। यहाँ कहता क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, प्रतिवर्ती चाप में देखिएगा कि जैसे कि मैंने पीछे प्रतिवर्ती क्रिया समझा है ना, तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में जैसे सूचना उचना होता है, विद्युत आवेग के रूप में चलता रहता है ना, तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जो होता है जिस पथ पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिए थे ना, गर्म पदार्थ को छूते ही हाथ का हट जाना, वही उदाहरण इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई ये गर्म बर्तन है प्यारे बच्चों, है ना, तो इसमें समझेंगे क्या, जैसे कि कोई गर्म बर्तन में ना हाथ सटाते हैं, अचानक पीछे हट जाता है, ये मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हाथ ही के मतलब जैसे एक तरफ से सूचना आ गया और तुरंत भेज दिया कि हाँ भाई हाथ को हटाओ नहीं तो ये जल जाएगा, हाथे में काम कर लेता है, मस्तिष्क तक नहीं जाता है। इसमें हम समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि ग्राही, उष्मा दर्द, है ना, त्वचा में ग्राही होता है। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमने हाथ गर्म पदार्थ को सटाया, जैसे ही सटा तो ये क्या हुआ, सूचना यानी उद्दीपन से सूचना प्राप्त किया, ये त्वचा। ठीक है, अब त्वचा लिया,
सूचना, ओके। अब ये देखो सूचना जैसे ही प्राप्त किया तो इस तरीके से गया, इस तरीके से जा रहा है, तो जा करके कहाँ मिला, संवेदी तंत्रिका कोशिका से मिला। और यही सूचना ऐसे आगे चलते चलते कहाँ गया प्यारे बच्चों, यहाँ तक आ गया। देखो इधर हमारे पास क्या है, मेरुरज्जु है, इधर चला जाएगा मस्तिष्क के लिए संदेश, लेकिन मस्तिष्क को ये संदेश नहीं भेजता है, ये इधर से ही लौट जाता है, ठीक है, इधर से ही लौट जाता है, यानी प्रतिसारण से होते हुए प्यारे बच्चों ये कहाँ जाता है, प्रेरक तंत्रिकाओं में। देखिए इधर से गया सूचना, इधर से रिटर्न आया और पहुंच गया हैंड के पास, यानी हाथ के पास, कार्यकारी भुजा पेशी के पास, है ना। और कहा सूचना जल्दी हटा, तो ये हट जा फट दे, तो इतना ही देर में ये तुरंत हो गया हाथ में काम। लेकिन अगर मस्तिष्क को भेज देगा तो मस्तिष्क सोचेगा क्या सटा नहीं सटा, तब जाके कहे हटा रहे हाथ, तब तक में तो जलिए जाएगा, है ना। तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर ना, आपने समझ लिया, हाँ भाई समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा इस रूप में से, जैसे ये समझे है ना, इसी चीज को इस डायग्राम में समझते हैं। जैसे कि उद्दीपन, पर्यावरण में चेंज, जैसे कि हमने ले लिया ऊष्मा उद्दीपन के जगह पे, है ना। तो ऊष्मा लिया, अब ऊष्मा ये ग्राही अंग जो त्वचा है, त्वचा हमारा स्किन है, ठीक है। तो ऊष्मा और ये हमारे पास त्वचा, त्वचा जैसे ही सटा मेरुरज्जु के पास गया। अब मेरुरज्जु क्या किया, मेरुरज्जु क्या किया भाई, मस्तिष्क को नहीं भेजा, ये सूचना मस्तिष्क को नहीं भेजा। ये देखो पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच उंगली नुमा संरचना होती है जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। और मेरुरज्जु क्या करता है, मस्तिष्क को भी संदेश भेजता है, ठीक है। लेकिन उस स्थिति में मस्तिष्क को ये संदेश नहीं भेजा प्यारे बच्चों, ठीक है, मस्तिष्क को संदेश नहीं भेजा। ये मेरुरज्जु डायरेक्ट क्या किया, पेशी अंग यानी कार्यकारी अंग को दिया। किसको अंग दिया, पेशी अंग यानी कार्यकारी अंग को दे दिया, और अनुक्रिया हाथ जो होता है वो अचानक से पीछे हट गया। वही चीज ना हम समझाएं कि अगर ये मेरुरज्जु इधर नहीं देता, ये मस्तिष्क को कहता है ले भाई तू समझ क्या है, क्या छुआ नहीं छुआ, मस्तिष्क को पता चलता कि काथी छुए ना छुए, तब तक तो भाई कहानी खत्म हो जाता है। जैसे ही हाथ होता है ना या पैर होता है, ये सब क्या है, त्वचा है ना। तो जैसे ही अगर ऐसे ऐसे चल रहा है, सपवा हाथ में आ गया, जिससे ठंडा लगता अचानक से हट जाएगा पीछे, है ना, क्या होगा, अचानक सा पीछे हट जाएगा। अब मस्तिष्क जब तक सोचेगा तब तक तो वो सपवा आके डंके मार लेगा, खटाक से कट दिया, है ना। इसीलिए कभी कभी चलते रहे पैर पड़ गया तो फटाक से पैर है ना हट जाता है ना, देख लो इतना तेजी क्रिया हो जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने समझ लिए है ना। हेलो हेलो, हाँ हेलो, ठीक है, पानी पी ले, पानी पी लेते हैं। अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों मानव तंत्रिका तंत्र, किसके बारे में, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखिए मानव तंत्रिका तंत्र में देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आते हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने समझा और परिधीय तंत्रिका तंत्र हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये पीला कलर का भाग देख रहे हैं, इसमें एक मस्तिष्क है और इस साइड क्या है, मेरुरज्जु, जो रीढ़ की हड्डी जो आप कह रहे हैं ना, उसके बीचों बीच अंगुली नुमा संरचना होती है, उसी में मेरुरज्जु सुरक्षित होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि ये दोनों के दोनों केंद्र में होता है इसलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, आप देख रहे हैं साइड में ये नीला कलर के देख रहे हैं, वो सब क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो अब मेन टॉपिक पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट हैं, देख सकते हो, मस्तिष्क और ये हमारे पास मेरुरज्जु है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु आपने क्लियर किया, मस्तिष्क और ये हमारे पास मेरुरज्जु, जो मेरुरज्जु इस रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में हम समझेंगे डिटेल से प्यारे बच्चों, ठीक है। मस्तिष्क के भी पार्ट है ना, उसके पार्ट के भी पार्ट है, मतलब दादा से बाबा, बाबा कथी दून, है ना, सब है, ठीक है, उन सब को समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं प्यारे बच्चों किसके बारे में, तो मानव मस्तिष्क के बारे में। आइए तो मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। तो ये मानव मस्तिष्क आप देख रहे हैं, लिखा गया है कि मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है, यानी सभी क्रिया वो कर सकता है, ठीक है, मस्तिष्क, ठीक है। इसके तीन मुख्य भाग है, इसके कितने मुख्य भाग है, तीन मुख्य भाग है। यहाँ पे देख सकते हैं, अग्र मस्तिष्क आगे वाले मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क बीच वाला मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क पीछे वाला मस्तिष्क, ठीक है। आपने समझा प्यारे बच्चों।
मस्तिष्क के कितने भाग, तो आप कहेंगे सर अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये मस्तिष्क के भाग है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख सकते हैं ये आगे वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये अग्र मस्तिष्क से, यहाँ से ऐसे करके देख दिया है, ये आगे वाला पार्ट जो है अग्र मस्तिष्क है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखो ये मध्य मस्तिष्क यहाँ दिया गया है, ये बीच वाला, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये क्या है, मध्य मस्तिष्क है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ये क्या है, मध्य मस्तिष्क है, ये आपने समझा। उसके बाद हम समझते हैं प्यारे बच्चों किसके बारे में, किसके बारे में, तो पश्च मस्तिष्क। ये हमारे पास पश्च मस्तिष्क है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये पश्च मस्तिष्क है। बोलिए लटपटा जाता था, क्या करें, पश्च मस्तिष्क के भाग है पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, ये सब पश्च मस्तिष्क के भाग है। इन सब के बारे में आइए अब जानकारी लेते हैं। अच्छा इसको समझ लेते हैं। मस्तिष्क जो हमारे पास देख रहे हैं, मानव मस्तिष्क की सुरक्षा तो देखबे करेंगे, यहाँ भी देख लो, मस्तिष्क एवं हड्डियों के बॉक्स में क्या होता है, अवस्थित होता है, यानी बॉक्स के अंदर जो होता है तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क जो होता है, जो प्रघात अवशोष को का कार्य करता है। कथी है, हट, समझते हैं प्यारे बच्चों कुछ मस्तिष्क जो सुरक्षित हड्डियों के बॉक्स में, जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों ऊपर से, ये जो हड्डी जो है ना ऊपर से आप देख रहे हैं। अच्छा हम आपको समझाते हैं, कैसे समझाएंगे। जैसे कि बीच में जो आप देख रहे हैं लाइनिंग, ये देख रहे हैं ना, ये हमारे पास हड्डी का बॉक्स है, खोपड़ी है, इसी में मस्तिष्क, इसके अंदर क्या होता है, सुरक्षित होता है, और इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, ठीक है। अगर कोई हमारा सर पे मारता है तो इसका जो हड्डी का बॉक्स है ना वो पहले रोकता है, ताकि अंदर जो है ना मस्तिष्क सुरक्षित रहे। जैसे कि मिट्टी का बर्तन हो जाता है या कोई भी चीज़ फूटने वाला सामान लाते हैं, तो जिस बॉक्स में बंद करता है या तो फिर कुछ डाल देता है, कार्टून वगैरह, पेपर वगैरह डाल देता है ना, ताकि अंदर सुरक्षित रहे। उसी तरीके से ये मस्तिष्क सुरक्षित करने के लिए ऊपर हड्डी का बॉक्स रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते इसको हम समझेंगे, आगे लिए हैं, ठीक है। इस समझते हैं, जैसे कि मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, लेकिन इसके भी भाग हैं। जैसे कि ये बाप, आई सब बेटा, अब बेटा से सब निकला पोता, समझ रहे हैं ना, फादर है, ओके। आइए देखते हैं, पोता पोती सबको देख लेते हैं। बेटा जा, उ दादा जी, ये बेटा जी, ये पोता जी, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों हम समझते हैं, क्या समझेंगे, कुछ नहीं। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन, थैलमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, यानी जिसे हम प्रम मस्तिष्क भी कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे समझ लो, देखो ये जो हमारे पास अग्र मस्तिष्क है, इसके भाग हमने बताया यहाँ पे कौन कौन भाग है, देख लो, थैलमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ठीक है। सेरेब्रम जिसे हम प्रम मस्तिष्क भी कहते हैं, दूसरा नाम भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और मध्य मस्तिष्क के भाग क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये 4 पिंडों में बटा होता है। क्या, ये 4 पिंडों में बटा होता है। 2 होता है सुनने के लिए और 2 होता है देखने के लिए, ठीक है। इधर है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भाग है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। इन सब के बारे में हम डिटेल से समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए समझते हैं, क्या समझेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम अग्र मस्तिष्क के बारे में समझ लेते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के भाग है थैलेमस। अग्र मस्तिष्क जो होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, जिसे प्रम मस्तिष्क कहते हैं। इससे क्या होता है, ये मिलकर अग्र मस्तिष्क जो है ना वो बना होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्या होता है, बना होता है। तब यहाँ समझेंगे, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क तो हमने देखा है कि 3 भाग से मिलकर के बना होता है। अब थैलेमस का क्या कार्य है, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम का क्या कार्य है, इसके बारे में हम समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सेरेब्रम यानी प्रम मस्तिष्क के बारे में हम समझते हैं। क्या हमने लिखा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ना सेरेब्रम है, यानी प्रम मस्तिष्क है, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क का आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा भाग कौन है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सेरेब्रम यानी प्रम मस्तिष्क है। सेरेब्रम यानी प्रम मस्तिष्क है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये मानसिक यानी दिमागी, ठीक है। तो ये मानसिक यानी दिमागी काम, जैसे सोचना हो गया, तर्क करना हो गया, है ना, तर्क करना हो गया, योजना बनाना हो गया, याद रखना हो गया, आदि कौन करता है प्यारे बच्चों, तो सेरेब्रम करता है, यानी प्रम मस्तिष्क करता है। याद, कोई भी चीज को याद रखने कौन रखता है, कौन से मस्तिष्क, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों सेरेब्रम। हो सकता है सेरेब्रम ऑप्शन में ना दे, आपको कहे अग्र मस्तिष्क ऑप्शन में दिया, तो अग्र मस्तिष्क पे टिक मारना। क्यों, क्योंकि अग्र मस्तिष्क के ही तो भाग है सेरेब्रम। बहुत सारे एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सूचना को याद रखता है या किसी भी चीज को याद रखता है, कौन रखता है, मस्तिष्क से भाग दे देते हैं। हो सकता है
कि सेरिब्रम ना दे, अग्र मस्तिष्क दे दे, तो आप समझ जाएंगे अरे भाई सेरिब्रम यानी प्रम मस्तिष्क तो अग्र मस्तिष्क के ही तो भाग है, तो अग्र मस्तिष्क पे टिक लगाना क्या दिक्कत है ना। तो आपने ये समझ लिया, ठीक है। सेरिब्रम का क्या काम है जो आपने समझ लिया, ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, मैंने लिख दिया कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ना सेरिब्रम है यानी प्रम मस्तिष्क है, ठीक है, होता है। यह मानसिक दिमागी यानी काम जैसे सोचना हो गया, तर्क करना हो गया, है ना, योजना बनाना यानी रणनीति बनाना, ठीक है, याद रखना, ये सब काम करता है। ओके, है ना। इलायची खा रहे थे इसलिए फेंक दिया, मुंह में पानी आ रहा था खाते खाते, इसलिए। हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेते हैं। यह क्या करता है, भूख, प्यास, निंद्रा, ताप, थकान ईटीसी का ज्ञान करवाता है। इन सब की जानकारी हमें देती है कौन, हाइपोथैलेमस। तोरा भूख लग गया, हाइपोथैलेमस इंडिकेट कर देता है, ठीक है। तोरा नींद आ रहा है, प्यास लग रहा है, जल्दी जल्दी पानी पी, ये सब इंडिकेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ये आपने समझा, हाँ भाई आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क क्या है, यह 4 पिंडों में बटा होता है जिसके नाम क्या है, कार्पोस क्वाड्रिजेमिन। ये एक ही नाम है, इस बात को ध्यान रखना। ये 4 पिंडों में बटा होता है जिसका नाम क्या है, कार्पोस क्वाड्रिजेमिन, ठीक है। ओके, 2 सुनने के लिए और 2 देखने के लिए, खाने के लिए नहीं, देखने के लिए। ये आपने समझा, हाँ भाई समझ लिया। अब हम समझते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क जो होता है ना, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, है ना, यह पश्च मस्तिष्क के क्या है प्यारे बच्चों, भाग है। क्या ये पश्च मस्तिष्क के भाग है। ओके, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अनुमस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। अनुमस्तिष्क क्या करता है, शरीर का संतुलन बना के रखता है। शरीर का संतुलन जो प्यारे बच्चों ये पश्च मस्तिष्क जो होता है ना, इसी पे यानी पीछे वाले भाग में होता है, ठीक है। ये शरीर का संतुलन बना के रखता है। अगर देखिएगा, अगर पीछे वाले दिमाग में अगर कोई कस के मार दिया ना, तो संतुलन शरीर का बिगड़ जाता है। क्या होता है, बिगड़ जाता है, अजीब चक्कर उक्कर सब आने लगता है ना। ओके, तो भाई कहना मतलब पीछे मत मारना, ये इधर छोटा दिमाग होता है, मारने का नहीं। हाँ, नाना पाटेकर किसी मूवी में बोलते हैं, है ना। तो अनुमस्तिष्क आपने अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है, जैसे पेन उठाना। ऐच्छिक क्रिया, अच्छा क्रिया समझ लो, ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं और अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है प्यारे बच्चों। हेलो, हाँ, तो ऐच्छिक क्रिया जो अपनी इच्छाओं से कर सकता है यानी जिसका कंट्रोल मस्तिष्क में हो। हमारा मन है पेन उठाना, ये ऐच्छिक क्रिया है। हमारा मन है कि वीडियो नहीं बनाना, ये ऐच्छिक क्रिया है प्यारे बच्चों, यानी ये मस्तिष्क के कंट्रोल में है। अब अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जिसे जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, आपके दिमाग में कंट्रोल में नहीं होता है। कोई भी चीज़ देखिएगा अचानक हो जाएगा, जैसे कि किसी कोई पसंदीदा, जैसे अचार का नाम ले लो, मुंह में पानी आ गया ना, है ना, तो ये अचानक हो गया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। दिल का धड़कना ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। आपने समझा, हाँ भाई आपने समझ लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छी क्रिया अनैच्छिक क्रिया के बारे में, ये तो समझ लिया। मेडुला के बारे में समझते हैं। मेडुला क्या है कि ये क्या करता है, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप हो गया, वमन हो गया, ईटीसी हो गया, इन सब का करता है, ठीक है। मेडुला ये क्या है, मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है जिसमें दिमाग का कोई कंट्रोल यानी अपनी इच्छाओं से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण है, जैसे कि रक्तचाप हो गया, वमन हो गया आदि हो गया, ठीक है। पोन्स, पोन्स क्या, अनैच्छिक क्रियाओं, पोन्स भी क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का ही काम करता है, ठीक है। जैसे कि श्वसन का नियंत्रण करना, ये क्या है, पोन्स का काम है, ठीक है। श्वसन का कंट्रोल करना ये पोन्स का काम है। तो आपने इन सभी के बारे में समझा। अब समझेंगे क्या प्यारे बच्चे, वो मेरुरज्जु था ना, मेरुरज्जु क्या था, वो बेलनाकार जो होता है, रीढ़ के पीछे हड्डी होती है, उसमें उंगली नुमा संरचना होती है, यानी बेलनाकार संरचना होती है, वही मेरुरज्जु होता है। देखिए सबसे पहले समझ, मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना है। मेरुरज्जु क्या है, एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लांगेटा, वो जो मेडुला आप पढ़ रहे थे ना, पोन्स मेडुला, है ना, तो मेडुला कह लो या मेडुला पूरा नाम ऑब्लांगेटा कह लो, ठीक है। तो यह मेडुला ऑब्लांगेटा से प्रारंभ होकर क्या कहता है, कशेरुकी दंड से क्या करता है, घिरा हुआ होता है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं, कशेरुकी दंड कह सकते हैं, है ना। ओके, हेलो, फोन रखिए, कनी काम कर रहे हैं कनी, हाँ ओके, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, बताना पड़ता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पता नहीं सब क्या है,
जब देखो तब इसको भी सूचना पहुंच जाता है, कोई ना कोई सिग्नल इसको मिल जाता है ना, जब पता चलता है कि वीडियो में तब ये फ़ोन कर देते हैं। हद है यार, है ना। तो ये आपने देख लिया, घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होते हैं। क्या होता है? विस्तारित होते हैं। और यह भी मस्तिष्क का आवरण द्वारा घिरा रहता है। ओके, मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, यह निम्नलिखित 3 कार्य करता है। यह निम्नलिखित क्या है? 3 कार्य करता है। पहला कार्य क्या करता है? यह गर्दन के नीचे के क्षेत्र में प्रतिवर्तित क्रिया का नियंत्रण करता है ना। कहने का मतलब गर्दन के नीचे के जो भी क्षेत्र रहते हैं उन सभी का ये कंट्रोल करता है। ओके, अब बात करते हैं, यह संवेदी आवेग को, यानी जो हमारे पास सूचना होता है उसको, यह संवेदी आवेग को त्वचा तथा मांसपेशियों से मस्तिष्क तक क्या करता है? ये ले जाता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्या कार्य है? यह प्रेरक आवेग को मस्तिष्क से धड़ तथा पदों की मांसपेशियों तक पहुंचाती है, ठीक है। ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है प्यारे बच्चों? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। जैसा कि हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ा, अब इसकी सुरक्षा होनी जरूरी है ना। तो भाई सिंपल सी बात हमने पढ़ लिया, आपको पता चल गया। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? भाई रीढ़ की हड्डी करता है ना। कशेरुका दंड कहते हैं, जिसे हमने पढ़ा था ना अभी पीछे। ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर लिखा होगा ना, कशेरुकी दंड जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? उसको सुरक्षित करता है, या रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मस्तिष्क की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर क्या होता है? तरल पूरित क्या होता है? गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, ठीक है। तरल पूरित गुब्बारे यानी जो मतलब जो होता है मस्तिष्क से जिस खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, उसमें बीच में लिक्विड होता है, ठीक है, जो प्रघात अवशोषक को कार्य करता है, यानी जो भी मतलब मार दिया पीट दिया उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। मेरुरज्जु की सुरक्षा, मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या फिर रीढ़ की हड्डी करती है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, आपने ये समझ लिया। तो मेरुरज्जु की सुरक्षा और मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करती है, ये आपने समझ लिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आगे हम बढ़े। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अनुवर्तन को समझो। अनुवर्तन को समझो प्यारे बच्चों, अभी हम समझते हैं। अनुवर्तन पौधे का जिस दिशा में गति करना या किसी भाग में गति करना ही अनुवर्तन कहलाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे पौधे के भागों का उद्दीपन, या पर्यावरण में है ना, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही उद्दीपन कहता है, ठीक है। तो पौधे के भागों का उद्दीपन के दिशा में गति करना ही अनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। जैसे पौधे के भाग जो है प्रकाश की दिशा में गति करना तो प्रकाशानुवर्तन। नीचे पौधे के जो नीचे वाला भाग होता है वो अगर नीचे की दिशा में गति कर रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन, है ना। ऐसा होता है, सबको बारे में समझते हैं। प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की तरफ गति करना प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं? पृथ्वी की तरफ या दूर गति करना, इसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन दोनों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे इसी में आगे। देखिए सबसे पहले उसमें हम समझेंगे कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन किसके कारण होता है ना। देखिए सूरजमुखी देखे होंगे, सूरजमुखी वो क्या है, उसमें प्रकाशानुवर्तन ज़्यादातर होता है, क्योंकि देखिए सूरज इधर घूमता है उधर वो घूम जाता है सूरजमुखी, ठीक है। देखे होंगे पौधा। ओके, रसायनुवर्तन क्या होता है? पराग नली की अंडाशय की तरफ गति करना ही रसायनुवर्तन कहलाता है। और जलानुवर्तन किसे कहते हैं? तो पानी की तरफ जड़ों की गति करना जलानुवर्तन कहते हैं। अब हम समझेंगे प्यारे बच्चों पादप हार्मोन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या है? तो पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। देखो ऐसे तो आप समझ गए कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को ही पादप हार्मोन कहते हैं, लेकिन हार्मोन क्या करता है? या तो उसको वृद्धि को रोकेगा या फिर वृद्धि को बढ़ाएगा। ये सब हार्मोन का काम होता है, ठीक है। जैसे कि अब ए में लिखा, जैसे पादप हार्मोन 2 तरह के होते हैं, एक वृद्धि प्रवर्धक और बी में है वृद्धि रोधी। इन दोनों के बारे में जानेंगे। वृद्धि प्रवर्धक किसे कहते हैं? तो जो पौधों की वृद्धि कराता है, जो पौधों की क्या करता है? वृद्धि कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं। और वृद्धि रोधी किसे कहते हैं? जो पौधों की वृद्धि को रोकता है उसे वृद्धि रोधी कहते हैं। तो दोनों के बारे में जानेंगे कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन कौन है और वृद्धि रोधी हार्मोन कौन कौन है, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए हम जान लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में। कौन कौन है? जैसे कि देख सकते हैं जिब्रेलिन है,
ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन के बाद क्या है, साइटोकाइनिन है, फ्लोरीजेंस है और ट्राउमेटिन है। ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, तो वृद्धि प्रवर्धक है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे जिबरेलिन है, जिबरेलिन का क्या काम है, देखिए जिबरेलिन का काम है प्यारे बच्चों, यह मुख्य हार्मोन है। जिबरेल देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य हार्मोन के नाम बताए, पौधों के मुख्य हार्मोन, पादप का मतलब ही होता है पौधा, पादप का मतलब क्या होता है, पौधा होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो पादप के मुख्य हार्मोन के नाम क्या है, तो जिबरेलिन है। जिबरेलिन है, ये क्या करता है, अंकुरन एवं वृद्धि नियंत्रण करता है। कहने का मतलब ये जिबरेलिन डिसाइड करता है कि पौधा कितना बढ़ेगा या कितना छोटा रहेगा। ये नियंत्रण यानी कंट्रोल का काम करता है, कितना बढ़ेगा कितना रहेगा, वो यही काम करता है। कौन, तो जिबरेलिन करता है। उसके बाद आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कहता है, ऑक्सिन जो है ना प्रकाश की ओर गति करता है, यानी ऑक्सिन जो होता है ना पौधे के प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। जैसे कि सूरजमुखी हो गया, तो ये क्या करता है, जिधर प्रकाश जाएगा उधर ही जाएगा। याद रखना कि ऑक्सीन, ये जो आप देख रहे हैं ना, जिस पौधे में ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा होगी, जिस पौधे में ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा होगी वो सारा के सारा प्रकाशानुवर्तन में जाएंगे। ठीक है, और याद रखना कि प्रकाशानुवर्तन किसकी वजह से होता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीन की वजह से होता है। किसकी वजह से, ऑक्सीन की वजह से। प्रकाशानुवर्तन किस हार्मोन की वजह से होता है, तो ऑक्सीन की वजह से होता है। इस बात को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और गुरुत्वानुवर्तन भी ऑक्सीन की वजह से होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। हाँ, तो ऑक्सीन, जिस पौधे में ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, वो पौधा प्रकाश की ओर ज़्यादा गति करेंगे। जैसे कि सूरजमुखी का पौधा हो गया, तो उसमें ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो पौधे जो होते हैं ना, सूर्य जैसे जहाँ जहाँ जनी सूर्य जाएगा उन्होंने वो घूम जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। बस पौधे के विभाजन करता रहता है, एक डाल से दो डाल, दो डाल से तीन डाल, ये कोशिका को क्या करता है, विभाजन करता है। ठीक है, बांटता रहता है सेल को। फ्लोरीजेंस क्या करता है, ये भी एक हार्मोन है। ये क्या करता है, फूल खिलाने में मदद करता है। जिसमें ज़्यादा फूल की मात्रा देखिए घना घना रहेगा, उसमें क्या होगा, फ्लोरीजेंस का मात्रा ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, ओके। ट्राउमेटिन क्या करता है, ट्राउमेटिन जो करता है ना, पेड़ पौधे के घाव को भरते हैं। पेड़ पौधे के घाव को कौन भरते हैं, ट्राउमेटिन भरते हैं। जैसे कि गांव घर में देखिएगा खुरपाती लड़का सब रहता है, एगो टेंगरी ले लेगा, हंसुआ ले लेगा, पगड़िया ले लेगा, ऐसे ऐसे मारते मारते, ऐसे ऐसे मारते मारते घूमते रहेगा ना, है ना, जाते रहेगा ऐसे ऐसे, बचपन में ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे खट ऐसे खट ऐसे खट मार दिया, है ना। तो भाई हम जो पेड़ पौधे को बिना मतलब के ना काट देते हैं, तो उसमें देखिएगा लस्सा, जिसको बोलते हैं गोंद की तरह लस्सा आ जाता है उसके ऊपर। हम लोग पतंग पहले उड़ाया करते थे ना, तो हम जब देखते थे चल बच्चा में कहते थे कि चलो लस्सा लेके आते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि लस्सा से ना पतंग बड़ा बढ़िया से चिपक जाता था वो पेपर से, है ना। तो लस्सा कहाँ से लाते थे, वही पेड़ पौधा के जनी कटल है तो कुछ दिन के बाद उसमें क्या आ जाता है, गोंद जैसा वो लस्सा आ जाता है, वो घाव होता है, उसको निकाल करके हम लोग क्या करते, चिपकाते थे। वो पेंटबो में लग जाता था। पेड़ पर जो चढ़ते थे ना, कहते चल पेड़ पर बैठे, अब उजर उजर पैंट सब पहन के चले जाते थे, अब बैठ जाते थे, वो चुतरा में लग जाता था, मतलब चुतरा में नहीं, मतलब पीछे वाला भाग वाला पैंट में लग जाता था, खराब हो जाता था पैंट। मम्मी आके धो देती थी, है ना। पता चल जाता था कि बस ये पेड़वा पे बैठल रहा का, कैला बैठले हाथ टूट जाते तो कभी करते, है ना। तो ये आपने समझ लिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये लो, वृद्धि रोधी। वृद्धि रोधी जो वृद्धि को रोकता है ना, उसके बारे में हम जानते हैं। ये क्या करता है, एब्सिसिक अम्ल। देखिए वृद्धि रोधी कौन कौन अम्ल, एब्सिसिक अम्ल है और एथिलीन है। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल को हो सकता है एब्सिसिक अम्ल पूरा ना दे ऑप्शन में, तो आप देखिएगा एबीए भी दिया होगा। एबीए दिया रहे तो आप समझ जाना कि हाँ वही एब्सिसिक अम्ल है। ये वृद्धि रोधी होता है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, वृद्धि में, अंकुरन में, कोशिका विभाजन में, सब में ये रोकता है, ये विरोध उत्पन्न कर देता है, सब में ये रोकने का काम करता है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, रोकना भी जरूरी है, न तो पता चलेगा पौधा बहुत लंबा हो गया, काटने में भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन C2H4 है। एथिलीन का सूत्र जो होता है C2H4 होता है, जो गैसीय फॉर्म में होता है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ऐसे पादप हार्मोन का नाम बताए जो गैसीय अवस्था में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, तो वो आप कहेंगे एथिलीन होता है। एथिलीन हार्मोन जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। पादप में पाए जाने वाला ऐसे हार्मोन का नाम बताए जो गैस के फॉर्म में होता है, तो आप कहेंगे एथिलीन, जिसका सूत्र होता है C2H4। C2H4 ऐसे लिख लेना,
टाइपिंग में हो जाता है ऊंच नीच, ठीक है। तो ये गैस के फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, फल पकाता है प्राकृतिक रूप से। कहने का मतलब जैसे आम उम लगा रहता है, लीची उची लगा रहता है, तो ये सब क्या होता है, ये पौधे में जो लगा रहता है फल, उसको पकाने का काम करता है। क्या करता है, ये पकाने का काम करता है। कौन, एथिलीन। और ये जो पकता है वो नेचुरल पकता है पेड़ पर, ठीक है, ये एथिलीन पकाता है। जैसे कि आप आम को तोड़ लीजिएगा, याद रखना कि एथिलीन जो गैस के फॉर्म में होता है वो पौधे के अंदर होता है, ठीक है। जैसे अमवा को तोड़ लीजिएगा, है ना, मान लेते हैं आप कार्बेट में रख दिए, पका लिए, ठीक है। देखिएगा बहुत आदमी से कहते हैं ऊपर का दूध निकालना दही, गारना दही, न तो खाएगा तो मुंह में घाव हो जाएगा, लग जाएगा इधर उधर ना, घाव हो जाएगा, इसलिए कहता दूध निकाल कर, है ना। मतलब क्या निकाल भाई, जिसको बोलते हैं ना दूध के मात्रा में दूध निकाल इसका, है ना, हमको बहा, है ना, थोड़ा सा ऊपर के काट दे। काहे कहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एथिलीन वो हट जाता है ना, तो एथिलीन मुंह में चला जाएगा ना तो गर्दन में गला भी बच जाएगा, और ऊपर से क्या होगा जानते हैं ना, अगर इधर उधर चला गया तो बस क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। बहुत लड़का सबको देखिएगा आम तोड़ के कच्चे कच्चे नम काट के नमक मिर्चा लगा के दम खाता है, और ज़्यादा मात्रा में दांत तक कोट होबे करता है, लेकिन का हो जाता है, एनी ओनी ये आम खैलिए तो घाव हो गया। इधर किस किस को घाव हुआ कमेंट करना, घाव, है ना। तो वो एथिलीन की वजह से, उसमें जो फल में क्या होता है, एथिलीन गैस के फॉर्म में होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो फल पकता है प्राकृतिक रूप से। लेकिन इतना कहाँ किसके पास समय है ना, कहेगा कि भाई पकाने जाएंगे, वो आकर के बाजू वाला तोड़ लेगा, उसका धिया पुता सब, है ना, गालियों देता रहता है बहुत, देखिएगा गाँव में, है ना, तोड़ लेता है, मजा भी आता है चोरी कर। देखो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जो जहाँ मिले भाई तोड़ के। हम तो चोरी करके खूब खाते थे, तू सब खाता था कि नहीं खाते थे, मजा आता था चोरी करके खाने में, जानते हो, खरीद के खाने में तो मजे नहीं है, चोरी करके खाने में, लेकिन अकेला नहीं, ग्रुप में 10 को लड़का होगा तो चोरी करने में बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो एसिटिलीन हो गया ना, एसिटिलीन, अच्छा ये तो हो गया भाई एक प्राकृतिक रूप से कौन पकाता है, तो एथिलीन। अब देखो एसिटिलीन क्या करता है, C2H2, एसिटिलीन जिसका सूत्र है C2H2, वो C2H4 है, ये C2H2 है। ये कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। ये कृत्रिम रूप से क्या होता है, फल को पकाता है। जितनी ज़्यादा रहेगा इसकी मात्रा उतनी ज़्यादा पक जाएगा। एक बगल क्या होता है, कांचे रह जाता है, एक बगल पाकल रह जाता है ना। तो हम सब क्या करते थे, जितनी पक गया उसको फटाक से खा जाते थे, उधर के फेंक देते थे, मन होगा तो खा वो करते थे कांचे उचे पेट भरने के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एसिटिलीन यानी C2H2 कैसे बनता है याद रखना। जैसे कि ये कैल्शियम कार्बाइड जो है हमारे पास, कैल्शियम कार्बाइड जो हम दुकान से खरीदते हैं, ना कहते हो कार्बाइड दादा हो, कार्बाइड ना कहते दुकान पे जाकर किराना दुकान में, जो पत्थर के जैसा दिखता रहता है ना, पत्थर के जैसा रहेगा वही लेना, और भुगड़ी भुगड़ी अगर भूरा भूरा हो गया तो वो मत लेना, खराब हो जाता है। देखो यहाँ पे समझ लो, है ना, कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं, और वो क्या करते जैसे बोरी वगैरह में रख करके, और उसमें जैसे पौधा होता है या फल होता है उसके बीच में रख देते हैं कैल्शियम कार्बाइड को, और ऊपर से क्या करते थोड़ा पानी को मार देते हैं, यानी जल को थोड़ा सा उछरंग देते हैं ना, यानी जल जुड़ गया। और जब जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, C2H2 बन जाता है, यानी एसिटिलीन बन जाता है गैस के फॉर्म में। और ये क्या होता है कि उसको पकाने का काम करता है, ठीक है। और बाद में जो बच जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है, चूना। क्या हो जाता है, चूना। देखिएगा हम तो लाते, आप कहिएगा सर खरीद के लाए थे वो थी डबरी, यानी पत्थर सॉलिड फॉर्म में, ये देखिए ना, ये चूना के रूप में हो गया, पाउडर के फॉर्म में हो गया, है ना। पानी मार दिए, उसका गैस खत्म हो गया तो पाउडर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ऐसे हम पकाते हैं कृत्रिम रूप से। इसमें क्या होता है, फल सही से पकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पका के खा जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे हार्मोन के बारे में, जंतु हार्मोन के बारे में तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन और ग्रंथि के बारे में हम समझेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ पे क्या है, जैसे कि इधर हार्मोन है, इधर ग्रंथि है, इधर स्थान है और इधर कार्य है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निकलता है, तो ऑटो ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, ऑटो ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। और इसका स्थान क्या है, गर्दन में होता है। इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व वसा का उपापचय करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वृद्धि हार्मोन हो गया, वृद्धि हार्मोन जो होता है ना पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि से निकलता है, और ये जो होता है ना मस्तिष्क में होता है। इसका कार्य क्या है, वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। क्या करता है, वृद्धि व विकास में कंट्रोल करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। एड्रीनलिन हो गया, एड्रीनलिन
एड्रीनलिन जो हो गया ना अधिवृक्ष से निकलता है, और ये कहाँ होता है प्यारे बच्चों, किडनी में होता है, यानी किडनी के ऊपर होता है। ये बीपी हो गया, हृदय की धड़कन आदि का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इंसुलिन हो गया, इंसुलिन जो होता है ना अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। इंसुलिन किससे निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, या यूं कह लो इंसुलिन जो है अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है प्यारे बच्चों उदर के नीचे, उदर किसे कहते हैं, जिसे आप पेट बोलते हैं ना, उसे उदर नहीं, उदर जो होता है देखो ढोड़िया वाला भाग देख रहे हैं ना, ऊपर का वाला भाग नहीं दिख रहा है, ये जो आप पेट जो खाना खा रहे हैं ये ऊपर वाला भाग उदर है, ऊपर वाला भाग उदर है। अंदर में जाओगे तो आमाशय मिलेगा, आमाशय को हम पेट बोलते हैं। हमने पीछे वाले चैप्टर में समझा दिया था इन सब के बारे में पाचन तंत्र में, है ना। ऊपर वाला भाग देख रहे हैं इसको उदर बोलते हैं, जिसे आप पेट पेट करते रहते। पेट एक्चुअल में किसको बोलते हैं, स्टमक को यानी आमाशय को बोलते हैं, और ऊपर वाले भाग को हम उदर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है प्यारे बच्चों, उदर के नीचे होता है, और रक्त में शर्करा, शर्करा यानी चीनी बोले तो शुगर, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से, और अग्नाशय किसको करता है, शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी चिनिया बीमारी को जो हो जाता है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। देखिएगा डायबिटीज रोग जिसको हो जाता है, चिनिया बीमारी जिसको हो जाता है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि शुगर की मात्रा नियंत्रण हो, कंट्रोल हो। इस बीमारी को ठीक नहीं किया जाता है, बस उसे नियंत्रण किया जाता है, यानी कंट्रोल में उसे रख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है ना, जिसको चिनिया बीमारी हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। पांचवा लिंग हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। लिंग हार्मोन जैसे कि टेस्टेरोन जो हो गया नर में, टेस्टेरोन जो होता है वो नर में होता है, वो कहाँ होता है, वृषण यानी टेस्टिज से। देखिए दो टांगों के बीच लटका हुआ भाग होगा, हम लोग आप है, दो टांगों के बीच जो लटका हुआ भाग है, जो दो गोली नजर आता है अंडा की तरह, वही टेस्टिज है, वृषण है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। वृषण है, वृषण के दौरान ही स्पर्म का निर्माण होता है। वो भाग लटका हुआ काहे रहता है, ताकि बॉडी का अंदर जो है ना टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर अंदर रख देता तो फिर वृषण जो होता है वो शुक्राणु का निर्माण ही नहीं करता, और निर्माण नहीं करता तो बच्चे नहीं पैदा होता। इसलिए भगवान ने कहा रे भाई ये वृषण को बाहर लटका दो, दो टांगों के बीच लटका दो, ताकि वृषण से क्या होगा, वो स्पर्म बनेगा, है ना। अंदर रख देता, घुसा देता तो बनवे नहीं करता, है ना। भगवान बड़ा तेज है, इसलिए काहे नहीं बनता, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है ना, शरीर का टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और ये जो होता है उतना में नहीं बनता है, कम से कम 30-32 में बनता है, इसलिए ठीक है। आपने ये समझ लिया। अब ये तो आपने समझ लिया, आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो पेट का ये निचला हिस्सा होता है, मतलब ये जो यहाँ पे समझ लो कि उदर का ये निचला हिस्सा होता है, ठीक है। आपने ये समझ लिया, ओके। यौवनारंभ से संबंधित जो भी है ना, प्रेग्नेंट इससे होगा। यहाँ पे देख लो एस्ट्रोजन मादा में होता है ना, जो अंडाशय में से निकलता है है ना। ये भी नहीं, वही उसी के हिस्से में है, सब वही काम करता है, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसमें, थोड़ा लाजूरी लगेगा थोड़ा सा के। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, आयोडीन युक्त नमक जो होता है ना खाने की सलाह क्यों दी जाती है उसके बारे में जानते हैं। देखो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया तथा प्रोटीन हो गया। वसा आप जानते हैं ना, फैट, प्रोटीन तो जानवे करते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अपचयन को थायराइड है ना नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि जो है ना थायरोक्सिन नामक हार्मोन से स्त्रावित होती है, यानी निकल जाए, स्त्रावित का होना मतलब निकलना, स्त्रावित होती है, और इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए डॉक्टर सब कहता है अरे भाई आयोडीन नमक खाओ ना तो तोरा घेंगा रोग हो जाएगा, यानी ग्वाइटर रोग हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, यानी ग्वाइटर रोग जो गर्दन पे उभर जाता है ना। इस बात को आपने समझ लिया, हाँ भाई आपने समझ लिया। मधुमेह रोग यानी डायबिटीज रोग के बारे में जानते हैं। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी रक्त में जो होता है चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा यानी शुगर बोले तो चीनी की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। कारण जानते हैं, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन, यानी इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निकलता है प्यारे बच्चों, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो आप कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। निदान उपचार है इधर इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन, बस इंसुलिन का आप लोग इंजेक्शन लगाएंगे तो आपका वो
शुगर जो है ना कंट्रोल में रहेगा। आगे है क्या? चलो बस इतना ही आज के लिए प्यारे बच्चों। आई होप कि सारा ये जो चैप्टर है वो समझ गए होंगे। बस उसके बाद हम पाठ के प्रश्न उत्तर कराएंगे। बस ये सारे के सारे टॉपिक जो है ना आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।